हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अध्याय उद्योग, विद्युत और ग्रामीण विकास पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उससे संबंधित कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। तो यह हमारे राज्य के सभी 27 जिलों पर गठित एक संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों और क्षेत्रों के विकास के लिए यह संस्था कार्य करती है। यह एक प्रकार की गैर लाभकारी संस्था है, अर्थात हमारे राज्य में जितने भी खनन क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने वाली यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इस संस्था की स्थापना छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अंतर्गत की गई है। इसे शॉर्ट में डीएमएफ कहा जाता है। डीएमएफ की अगर हम संरचना की बात करें तो डीएमएफ में जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं प्रभारी मंत्री। जिले के जो प्रभारी मंत्री होंगे वही शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। इस शासी परिषद के पदेन सचिव के रूप में जिले के कलेक्टर कार्य करते हैं और उस ज़िले के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनके जो विधायक होते हैं वे इसके पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इसकी संरचना को याद रखिएगा। इसमें अध्यक्ष के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री कार्य करते हैं, सचिव के रूप में कलेक्टर कार्य करते हैं और जो क्षेत्र के विधानसभा होते हैं वहाँ के विधायक इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रभावित क्षेत्र होती है वहाँ के ग्राम सभाओं के 10 सदस्यों को इसमें मनोनयन किया जाता है, अर्थात 10 सदस्यों का मनोनयन इस शासी परिषद में किया जाता है। इस प्रकार इस संस्था की संरचना का निर्माण होता है। इस न्यास निधि से जितनी राशि प्राप्त होती है उसमें से 50% राशि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है। राशि का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज, पशु नस्ल सुधार, अधोसंरचना विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा, सिंचाई सुविधा, इन सभी कार्यों के प्रोत्साहन के लिए जो राशि प्राप्त होती है उसका उपयोग किया जाता है। और जो राशि होती है उसमें से कम 60% राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए किया जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को याद रखिएगा। 60% राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए किया जाता है। हमारे राज्य में खनिजों की विभिन्न प्रकार की परियोजना संचालित हैं। पहली परियोजना है लौह अयस्क परियोजना। लौह अयस्क परियोजना के अंतर्गत हमारे राज्य की जो संस्था है CMDC, उसके अंतर्गत 3 लौह अयस्क परियोजना संचालित है। पहली परियोजना है बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना, दूसरी परियोजना है आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना और तीसरी परियोजना है कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना। तो ये तीनों परियोजना CMDC के अंतर्गत संचालित लौह अयस्क परियोजनाएँ हैं। दूसरी परियोजना है बॉक्साइट खनिज परियोजना। बॉक्साइट खनिज परियोजना हमारे राज्य के सरगुजा और कबीरधाम जिले में संचालित है। इसके स्थान को याद रखिएगा कि किस स्थान पर यह परियोजना संचालित है। तो बॉक्साइट खनिज परियोजना सरगुजा और कबीरधाम जिले में संचालित है। अगली परियोजना है कोरंडम खनिज परियोजना। कोरंडम खनिज परियोजना बीजापुर के कुचनूर नामक स्थान पर संचालित है। अगली परियोजना है कैसेटराइट खनिज टिन अयस्क परियोजना जो कि जगदलपुर बस्तर में संचालित है। अगला हम पढ़ते हैं उद्योग के बारे में। हमारे राज्य में वर्तमान में जो औद्योगिक नीति चल रही है उसकी तिथि है 2019 से 2024। तो नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 के मध्य में संचालित होगी। हमारे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो कि नया रायपुर में स्थित है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान की बात करें तो हमारे राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 46.19% योगदान उद्योग क्षेत्र का होता है। वहीं अगर हम स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र के प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वह है 4.95%। अगर हमसे योगदान पूछा जाए तो वह है 46.19% और अगर हमें प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए तो वह है 4.95%। उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आता है। अगर हम उसके योगदान की बात करें तो वह है 15.34%। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि हुई थी 5.04%। हमारे राज्य में
युवाओं को रोजगार प्रदान करने तथा उनके स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना संचालित है, जिसे कहा जाता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाता है और उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि प्रदान की जाती है। विनिर्माण उद्यम परियोजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए, सेवा उद्योग परियोजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए और व्यवसाय परियोजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। परीक्षा में इस राशि को पूछा जाता है। हमें याद रखना है कि विनिर्माण उद्यम के लिए 25 लाख रुपए, सेवा उद्योग के लिए 10 लाख रुपए और अगर व्यवसाय परियोजना है उसके लिए 2 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये सभी योजनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी राशि को याद रखना है तथ्यात्मक रूप से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी एक प्रकार की ऋण योजना है, जिसके माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और वहीं सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की जाती है। राशि को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और वहीं सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 10% और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5% अंशदान का प्रावधान है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बैंकों से ऋण प्राप्त की जाती है। हमने अभी पढ़ा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये तीनों एक प्रकार की ऋण योजना है, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रावधानों के अनुरूप ऋण राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग के लिए 50,000 रुपये, किशोर वर्ग के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण वर्ग के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। यह भी एक प्रकार की ऋण योजना है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को ऋण प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। जब यह योजना शुरू की गई तो उस समय लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का हितग्राही का चयन करना है। उसके अतिरिक्त एक महिला उद्यमी का चयन करना है, जिन्हें यह ऋण राशि प्रदान की जाए, उनके व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो। राशि को याद रखिएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की वर्तमान लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2018 है, जिसकी अवधि है अप्रैल 2018 से मार्च 2023। केंद्र सरकार के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी की गई, जिसके अंतर्गत हमारे राज्य को 6वां स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से 6वां सबसे उपयुक्त राज्य है। अगला हम पढ़ते हैं विद्युत के बारे में। सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार ये सभी आंकड़े हैं हमारे राज्य की। अगर हम कुल तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो वह है 3080 मेगावाट। ये सभी हमारे राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता है। हमारे राज्य की जलीय विद्युत उत्पादन क्षमता 138.70 मेगावाट है। वहीं सह उत्पाद से प्राप्त ऊर्जा की बात करें तो वह है 6 मेगावाट। इस प्रकार अगर हम कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो वह है 3224.70 मेगावाट। ये हमारे राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। जबकि हमारे राज्य में 2018-19 की स्थिति में अगर हम विद्युत उत्पादन की बात करें तो हमारे राज्य का विद्युत उत्पादन 21,550.618 मिलियन यूनिट था। ये हमारे राज्य की क्षमता है, परंतु वर्तमान में विद्युत उत्पादन केवल 21,550.618 मिलियन यूनिट का होता है। विद्युत उत्पादन के पश्चात वितरण में कुछ मात्रा में हानि होती है। तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हमारे राज्य में कुल विद्युत वितरण हानि का प्रतिशत था 16.60%। सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति में हमारा प्रदेश जो है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, अर्थात हमारे राज्य के लगभग 19,567 आबाद ग्रामों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। विद्युत से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत
2 अक्टूबर 2009 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को कृषि पंप पर बिजली बिल में प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ पर अगर किसी कृषक के पास 3 अश्व शक्ति का कृषि पंप है तो उसके बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं अगर 3 से 5 हॉर्स पावर का अगर कृषि पंप है तो उसके बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जाएगी। तो इसकी तिथि को याद रखना है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई, तो वह हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को। और इसके अंतर्गत अगर 3 अश्व शक्ति का कृषि पंप है तो उसमें 6000 यूनिट प्रतिवर्ष, और अगर 3 से 5 हॉर्स पावर का कृषि पंप है तो उसमें 7500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जाती है। अगली योजना है BPL एकल बत्ती योजना। BPL एकल बत्ती योजना के अंतर्गत BPL कनेक्शन धारियों को 30 यूनिट खपत पर बिजली बिल देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस यूनिट को याद रखना है। BPL एकल बत्ती कनेक्शन के अंतर्गत 30 यूनिट तक की जो खपत राशि होगी उसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा एक अन्य योजना शुरू की गई थी, हाफ बिजली बिल स्कीम। इस स्कीम की शुरुआत 2019 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत यदि प्रति माह 400 यूनिट से कम बिजली खपत होती है तो उसकी जो बिजली बिल की राशि होगी उसे आधा कर दिया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई इसे याद रखना है। अगर 400 यूनिट से कम का खपत होता है तो उसकी जो राशि होगी उसे आधा कर दी जाएगी। अगला हम पढ़ते हैं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के अंतर्गत हमारे राज्य में बहुत सी योजनाएं संचालित है। पहली और महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा। मनरेगा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है और इस योजना के माध्यम से आजीविका सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत देश के निवासरत ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। पहले चरण में हमारे राज्य के 11 जिलों को शामिल किया गया था। अगर हम मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 37.34 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष याद रखना है 2018-19 का यह आंकड़ा है जिसके अंतर्गत 37.34 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी अकुशल श्रमिक के द्वारा रोजगार की मांग की जाती है तो उसे आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। अगर 15 दिन के भीतर किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उस स्थिति में उसे भत्ता दिया जाता है। तो उसके भत्ता का प्रावधान छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 के तहत दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। अगर हम इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन भत्ते की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 176 रुपये प्रति दिवस मजदूरी दर प्रदान की जाती है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात होता है 60:40। इस योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता का भी प्रावधान है। अगर कोई महिला विगत 12 माह में 50 दिन भी काम करती है, मजदूरी करती है, तो उस स्थिति में गर्भावस्था में उसे 1 माह का मजदूरी राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को हुई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना। अर्थात यह एक प्रकार की स्वरोजगार स्थापित करने हेतु शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालन महिला स्व सहायता समूह इस योजना के अंतर्गत 3% ब्याज दर पर ऋण राशि प्रदान की जाती है और इस ऋण राशि का उपयोग महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार हेतु उपयोग किया जाता है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण BPL परिवारों को विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह भी एक प्रकार की प्रशिक्षण योजना है, जैसा कि नाम से है ग्रामीण कौशल योजना। और इसके जो पात्र आयु है उसे याद रखना है 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण BPL परिवारों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगली योजना है रोशनी योजना। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पर विशेष प्रकार की कौशल प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। हमारे राज्य के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में यह योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के युवाओं को
कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो रोशनी योजना एक प्रकार की है कौशल उन्नयन योजना, जिसके माध्यम से आदिवासी बहुल्य जिलों में प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। इसे याद रखना है, प्रदेश के कुल 8 जिलों में यह योजना संचालित है। जो बस्तर संभाग है वहाँ के 7 जिले और एक बलरामपुर, वहाँ पर यह योजना संचालित है। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत आवास प्रदान की जाती है, जिसमें कम से कम 25 वर्ग मीटर के आवास का निर्माण किया जाता है और आवास निर्माण हेतु सामान्य जिलों के लिए 1,20,000 रुपये और IAP या फिर पहाड़ी जिलों के लिए 1,30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो यह एक प्रकार की आवास प्रदाय योजना है, जिसके माध्यम से आवास निर्माण हेतु राशि प्रदान की जाती है। इसकी तिथि को याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2016 को। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों के 500 और आदिवासी या फिर IAP जिलों के लिए 250 या उससे अधिक की आबादी होने की स्थिति में बसावटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने हेतु यह योजना शुरू की गई थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इस योजना की तिथि को याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 2011 को। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2012-13 को। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके माध्यम से राज्य के सभी सांसदों के द्वारा एक एक ग्राम का चयन करके उसका संपूर्ण उन्नयन का कार्य कराना था। हमारे राज्य के राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के सांसदों के द्वारा एक एक ग्राम का चयन किया गया और उन ग्रामों का संपूर्ण उन्नयन का कार्य इस योजना के माध्यम से किया गया। और इसी योजना के तर्ज पर अगली योजना बनी विधायक आदर्श ग्राम योजना। विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को हुई थी। यह भी उसी प्रकार की योजना है जिस प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसदों के द्वारा ग्रामों का चयन किया जाता है और उसका उन्नयन किया जाता है, उसी प्रकार हमारे राज्य के विधायकों के द्वारा भी ग्राम का चयन कर उसका उन्नयन का कार्य किया गया। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यह योजना निर्मल भारत अभियान के स्थान पर इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना था। इस योजना के अंतर्गत 12,000 प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण हेतु प्रति परिवार को प्रदान की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।